इंदौर में 1 फरवरी को प्रेस क्लब में वरिष्ठ समाजसेवी मेघाजी पाटकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 70 दिन से किसान आंदोलन जारी है, जिसमें लगभग 500 संगठन जुड़े हुए हैं। अगर सरकार किसानों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगे सत्याग्रह किया जाएगा। मेघाजी पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी प्रमुख हैं। इंदौर डिलाइट न्यूज से स्टेट हेड संदीप सोनी की रिपोर्ट। कर रहे हैं और अभी 38 FIR दर्ज हो चुकी है, 84 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो जिस तरह का आप बता रहे हैं कि वो किसान नहीं है, तो फिर वो पुलिस किस तरह से उनको जस्टिफाई करेगी कि ये किसान है और यही उन्होंने अपराध किया? हम कह रहे हैं जिन पर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के समिति सदस्य 37 जिन्होंने निर्णय लिया था ट्रैक्टर रैली का और पूरा मार्ग पर पुलिस के चर्चा करके अनुशासन का पालन सूचित किया था, जाहिर किया था और वो किया भी पालन, उन्हीं पर इन्होंने FIR दाखिल किए। वो किस आधार पर? ऐसी कोई वीडियो क्लिप हो कि मैंने हाथ में हथियार लिए थे और हत्या की कोशिश की थी और डकैती भी की, तो वो साबित करके बताए भाई। उसके बिना ये कर रहे। और जिन लोगों को उन्होंने गायब कर दिया है, गुमनाम किया है या गिरफ्तार किया है, उनके बारे में हम कैसे जानेंगे? कहाँ से किसको उठाया, किसको लेके गए, कैसे जानेंगे? पथराव करने वाले भी सैकड़ों लोग आए हैं, उनमें से 2-4 चिन्हित होते हैं, जाहिर होते हैं कि कौन है, कौन बीजेपी का RSS का है या नहीं है। बाकी सब जांच हम कैसे करेंगे? पुलिस ने जांच के पहले ही कार्यवाही करना और केवल संयुक्त किसान मोर्चा की निर्णायक समिति को चिन्हित करना एक बहुत बड़ी साजिश है। इसमें जो भी लोगों के नाम है 37, वो सभी अहिंसा के मार्ग पर चले हैं और चलते रहे। ट्रैक्टर रैली में खालिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे, ये भी वीडियो देखे हैं। वो किसने लगाए, इसकी जांच होनी चाहिए ना भाई। हमारा तो कोई खालिस्तान उद्देश्य है ही नहीं इस केस का, और वो झंडा फहराने का कार्यक्रम हमारा था ही नहीं, तो वो कैसे करने दिया पुलिसों ने? उस समय लाल किला के सुरक्षा दल की जिम्मेदारी क्या थी और उन्होंने क्या वो निभाई, ये हमको बताना चाहिए। उनको वो रोकते झंडा चढ़ाने के, तो हम पूरे ये नहीं करते। हमारा केवल इतना ही कहना है कि उन्होंने कोई तिरंगा नीचे किया, ये भी जो कुछ मीडिया ने बात फैलाई वो भ्रमित करने वाली बात है, वो नहीं किया है। और वो कुछ थोड़े से लोग जाने के बाद जो ट्रैक्टर्स मुड़ गए, कईयों को दिल्ली के रास्ते भी मालूम नहीं था, जो सामने चल रहा है उसके पीछे गए। मुझे भी कोई अगर कहता कि आप अभी ये रूट ले लो, तो मैं कहीं ट्रैक्टर चलाकर नहीं लेके जा सकती थी। तो ये सब जो हुआ उसकी पूरी जांच करने के बदले इन्होंने टारगेट किया है हमारी संयुक्त किसान मोर्चा को, ये उनकी साजिश है। और दीप सिद्धू को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ये हमारा सवाल है। वो लाखा नाम का गैंगस्टर, उसका भी नाम आया। और इन लोगों ने हमारे सिंघू बॉर्डर के मंच पर 25 की रात को जाकर कुछ ऐसा कहा था, पर हम लोग तो सब अपने अपने रास्ते पर थे, अलग अलग बॉर्डर पर हमने तय किया था जाना, तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ क्या हुआ और क्या नहीं? और उसके बावजूद जो ट्रैक्टरों की बड़ी से बड़ी संख्या 99% अनुशासित मार्ग से ही गई है, उसके बारे में ये कोई जिक्र नहीं करते। अब पथराव करने वालों को ये गिरफ्तार नहीं करते। जिन्होंने पहले ही कहा, जो पकड़े गए कि हमको SHO ने भेजा है, ये मंजूर किया, उनको भी इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। तो ये तो केवल एक षड्यंत्र रचा रहे हैं, जिसका जवाब किसान अपने अहिंसक जनशक्ति के द्वारा दे रहे हैं और देंगे। आगे आपकी और क्या रणनीति रहेगी इसके लिए, किसान आंदोलन के लिए? सत्याग्रह के अलावा क्या रणनीति हो सकती है? और हम तो युद्ध खेलने के लिए नहीं जा सकते हैं, भारत पाकिस्तान या भारत चीन जैसा। और ये कोई बाजार नहीं है जो बैठा है जिसमें उलट पुलट हो जाए। ये तो एक आक्रोशित जन सैलाब है और संकल्प है कि मंजिल वही होनी चाहिए। और ये बजट सिद्ध करता है कि किसान आंदोलन क्यों जरूरी है, उसका उद्देश्य कितना सही है और संकल्प भी कितना जोरदार और क्या बोलते हैं, सशक्त होने की जरूरत है। बजट में एक बात और भी पेश की गई कि जितना खरीदारी फसलों की इस साल की गई है वो पिछले सरकारों से कई हजार गुना ज्यादा है। पिछले सरकार 2013-14 में खरीदारी की गई थी दलहन की और गेहूं की। मैं तो उस पे आज पंजाब में भी 1000 आत्महत्या होती है हर महीने। मतलब महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और पंजाब में भी फर्क नहीं है, जबकि लगता है कि वहाँ का एक एक परिवार का एक व्यक्ति जवान है, वो कमाई करता होगा वगैरह, पर जो भाई किसानी करता है वो भुगतता है और इस पर ही आक्रोश है।
मैं ये कह रही थी कि जो एमएसपी में थोड़ा बढ़ावा आया है उसकी आप तुलना करो 7वें वेतन आयोग से की ओर धकेलने वाला है और विदेशियों के कब्जे में चला जाएगा। हालांकि बार बार अपनी स्पष्टीकरण वित्त मंत्री बजट भाषण देते हुए कह रही थी कि नहीं कंट्रोल इंडियंस का ही रहेगा, मगर वो कतई संभव नहीं है। शिक्षा नीति के अंदर जो नई शिक्षा नीति पिछले साल इन्होंने घोषित की थी और उससे पूरा लगा था कि पूरा शिक्षा क्षेत्र अब निजीकरण में जाएगा और लगभग 80% विद्यार्थियों को शिक्षा के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। आज देखिए आपने घोषणा एक नमूने के तौर पर उसमें हुई है। इन्होंने 100 सैनिक स्कूल नए बनाने की बात कही है, मगर उसके साथ यह कह दिया है कि ये नए स्कूल सैनिक स्कूल बनाने के अंदर भी निजी पूंजी का उपयोग किया जाएगा, निजी पूंजी की मदद दी जाएगी। मतलब सैनिक स्कूलों का भी निजीकरण आज नए स्कूल बनाने में हो रहा है, कल पुराने सैनिक स्कूल भी निजी हाथों में ये सौंप सकते हैं। इसके अलावा एक आदर्श स्कूल वो भी कितने निजी कितने सरकारी क्योंकि मध्य प्रदेश ने 5,600 आदिवासी क्षेत्र के स्कूल बंद करने का निर्णय खुद 1,76,000 करोड़ की पूंजी इन्होंने फिर विनिवेश से डिसइन्वेस्टमेंट से इस बजट के अंदर लक्षित की है कि वो हम इकट्ठा करेंगे, जबकि हम जानते हैं कि पिछले सालों में जो भी इन्होंने लक्ष्य विनिवेश से रेवेन्यू कलेक्शन का रखा उसका 20% भी ये कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन कंपनियों को कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है। क्यों? और उसका कारण ये है कि ये ऊंचे दाम पर उनको बेचना चाहते हैं, जबकि इनकी साजिश ये है कि ये कम से कम उनका कोई खरीदार खड़ा नहीं हो, शुरू में बिडिंग नहीं हो और उसको बिडिंग को नीचे ले जाते ये पोलियो के दाम पर उन कंपनियों को बेच दें। अभी विनिवेश की जो बात हो रही है ये बीपीसीएल और गेल की गैस लाइंस को और ऑयल लाइंस को भी निजी खातों में देने की सोच रहे हैं, जो इनके बजट भाषण से झलकता है। उन्होंने उस ओर इशारा किया है। तो ये पूरा बजट जो है केवल निजीकरण की ओर जाने का है। बैंक आप ये देखिए टैक्स रिबेट सैलरी क्लास को कोई नहीं दिया गया, जबकि पोस्ट कोविड स्थिति के अंदर जबकि रोजगार इतने प्रभावित हुए हैं, रोजगार चले गए हैं, टैक्स में जो रिबेट आम जनता को और मिडिल क्लास को मिलना चाहिए था उसकी जगह इन्होंने 2 छोटे रिबेट दिए हैं। एक रिबेट वह दिया है जो सीधे जो टैक्स चोरी करने वाले लोग हैं उनको फायदा देता है कि 50 लाख के ऊपर के जो टैक्स पेयर्स हैं, 50 लाख और ऊपर के 50 लाख तक के अब टैक्स पेयर्स का जो असेसमेंट फिर खुल जाता था वो केवल 10 साल तक के पहले नहीं, 10 साल तक कोई भी असेसमेंट ऑर्डर फिर खोला जा सकता था। अब इन्होंने कर दिया है कि 50 लाख तक के टैक्स जो दे रहे हैं उनका कोई असेसमेंट ऑर्डर 10 साल के पहले भी नहीं खुलेगा। दूसरा 6 साल जो था रिव्यू के लिए कि असेसमेंट ऑर्डर सामान्य करदाता का 6 साल में 6 साल के अंदर फिर खोला जा सकता था, उसको घटाकर 3 साल कर दिया। मतलब सीधा ये है कि जो अभी 5 साल पहले कर चोरी करके बैठा है या 8 साल पहले बड़ा करदाता कर चोरी करके बैठा है, अब उसका पटाक्षेप हो गया। अब उसकी कर चोरी को देखा नहीं जाएगा क्योंकि वो सीमा 6 साल से घटाकर इन्होंने 3 साल कर दी। तो सीधा जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं और जो चोरी करके बैठे उनको बजाय पकड़ने के उनको अब मुक्ति दे दी कि अब जाओ तुमने जो कर चोरी कर ली वो कर ली। स्वास्थ्य केंद्र बढ़ाने की बात की है, लेकिन पद तो खाली है। सही है। हमारे गांव में पद भरे नहीं है और जो कोविड योद्धा जिन्होंने अपने परिवार का भी आक्रोश झेलते हुए 8 महीने 10 महीने अपना पूरा सेवादान दिया, उनको ये पद पर भर्ती के लिए नहीं सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा है कि हमारा मध्य प्रदेश 18वें नंबर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये स्थिति है। और इस बजट से एक सबसे बड़ा एक जो फैक्टर देख रहे हैं हम लोग, इसमें युवाओं को कुछ नहीं मिला है। एक जो रोजगार का सवाल युवा कर रहा था, आप देखिए जो कोविड के बाद भी कई सारी नौकरियां खत्म हुई हैं और स्थिति ये है कि ये जो पूरा बजट आया है इसमें पूरा बजट शासकीय संस्थानों को निजीकरण करने की तरफ जाता है। और यह पूरा निजीकरण जब होगा तो इससे रोजगार पूरे खत्म होंगे। नौजवान आस लगा रहा था कि नया बजट आएगा तो कुछ नई नौकरियां खुलेगी। मध्य प्रदेश की स्थिति है 3 साल में कोई भी भर्ती नहीं आई है, वैकेंसी नहीं आई है। जो वैकेंसी आती है उस पर रोक लगा दी जाती है। तो सवाल है एक तरफ तो कि नौकरियां खत्म कर रहे हैं ये लोग, अगर सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो नौकरियां भी नहीं रहेंगी। तो इसीलिए नौजवान भी इस बजट से काफी हताश हुआ है, निराश हुआ है। देश के अंदर 2 घंटे में 3 नौजवान आत्महत्या करते हैं और ये बजट अगर इस तरीके से आएंगे तो ये आत्महत्या के केस बढ़ेंगे इस बजट से। ये नौजवानों के लिए काफी हताशा और निराशा का एक विषय आज का बजट पेश करता है बेरोजगारी के क्षेत्र में। मैं लेबर के बारे में बोलना चाहूंगा।
कि अभी 29 प्रकार के श्रम कानूनों को अभी सरकार ने 29 प्रकार के श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 प्रकार की श्रम संहिता में बदल दिया और उसके लिए लेबर इंस्पेक्टर, लेबर कमिश्नर इनको जुडिशियल पावर दिए। एक प्रकार यही इंस्पेक्टर, यही लेबर ऑफिसर श्रमिकों की समस्याओं पर वो सुने कि नवनीत नाम का जो किसान उत्तराखंड से आया था, जो मारा गया, जिसका ट्रैक्टर पलट गया था, उसके घर वाले बार बार ये कह रहे हैं कि जब पहली मर्तबा डॉक्टरों ने उनसे बात की तो गोली यहाँ लगी और यहाँ से निकली बताई गई थी और दोनों जगह पर उसके निशान मौजूद हैं। लेकिन बाद में पुलिस के दबाव में डॉक्टर्स ने ये दबाव अपने बयान बदले हैं कि किसी भी नुकीली चीज से उनका ये हो गया। चलते चलते ट्रैक्टर तभी उनका संतुलन बिगड़ा है। उनके घर वालों का कहना है कि जब उन्हें गोली लगी तब उनका संतुलन बिगड़ा है और तभी वो उनकी, तो ये एक जाहिर हत्या थी। इस बात को जिस भी मीडिया ने क्रैक किया, जिस भी व्यक्ति ने ट्वीट किया, उनके ऊपर मध्य प्रदेश के तमाम जगहों से, दूर दराज के इलाकों से मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। हर तरह की आवाज को जो सवाल उठाने वाली हो सरकार के मंसूबों पर, उनके अत्याचारों पर, उनको दबाया जा रहा है, चाहे वो मीडिया के साथी हों, चाहे वो आम किसान हों, चाहे वो मजदूर हों। और इस सब को हम लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के रूप में इस सरकार को देखते हैं और ये हम होने नहीं देंगे।